वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। इस वीडियो में हम ब्रेक्जिट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक्जिट और यूरोपीय यूनियन के बारे में। अभी ये मसौदा, ये मामला फिर से गर्मा है, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज में है और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ब्रेक्जिट है क्या, और ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पार्ट है, तो हम लोग को इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी थेरेसा, उन्होंने संसद में एक मसौदा लाया था जो तीसरी बार खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो जब 29 मार्च को जो आप कह सकते हैं कि मतदान हुआ था, तो उनके विरोध में 344 पड़े थे और उनके पक्ष में जो वोट पड़े थे वो 286 वोट पड़े थे। ठीक है, तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि जब विरोध में इतने वोट पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्थिति है गड़बड़ा गई है, और विरोध में वोट ज्यादा पड़े हैं और समर्थन में सिर्फ 286 वोट पड़े हैं। तो ये फिर से हाउस ऑफ कॉमन में हार का सामना करना पड़ा इनको, फिर से ये तीसरी बार खारिज कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पहले ब्रेक्जिट है क्या। ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट के बारे में देखते हैं। ब्रेक्जिट दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन और एग्जिट। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रिटेन का बाहर निकलना, यूरोपीय संघ में रहने या ना रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम में 23 जून 2016 को एक रेफरेंडम हुआ था, जिसे हम जनमत संग्रह कहते हैं, कराया गया था। इस डेट को भी आप याद रखिएगा, 23 जून 2016 को, जिसमें लगभग 52% जो वोट थे वो यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में पड़े थे। और जो रेफरेंडम जनमत संग्रह में केवल एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। तो इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति, पहचान बनाए रखने का तर्क देते हुए ब्रेक्जिट का नाम दिया गया। आपको देखिए, ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का चुनावी वादा था, इसलिए यह जनमत संग्रह हुआ था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि यह ब्रेक्जिट के यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्षधर में था। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्थिति और भी क्यों उलझती जा रही है, क्योंकि ये स्थिति इसलिए भी उलझती जा रही है कि अभी जो ब्रेक्जिट पर बैठक हुई है, इस बैठक में थोड़ा से प्रॉब्लम्स ये आ गए हैं कि इसमें आयरलैंड की सीमा को लेकर कुछ समझौते हुए हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने पर पैसों के लेन देन और नागरिकों के अधिकार भी इसमें शामिल थे। तो इसमें भी काफी डिबेट, काफी विवाद चल रहा है। तो ये, और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 ये ब्रेक्जिट से लेकर संबंधित है। आर्टिकल ठीक 2 साल बाद ब्रेक्जिट लागू होना था आर्टिकल 50 के तहत। ठीक है, अभी हम आर्टिकल 50 भी पढ़ लेंगे कि आर्टिकल 50 एग्जैक्टली है क्या और ये किन किन बातों पर विशेष ध्यान देता है। तो आर्टिकल 50 लगना था, बट इन सब को देखते हुए अभी आपने देखा कि चुनाव में जो वोट पड़े थे उसमें 286 समर्थन में और जबकि 344 विरोध में पड़े थे, जिससे ये हाउस ऑफ कॉमन में हार हुई। तो यहाँ ब्रेक्जिट का कोई भी भविष्य दिखाई नहीं देता है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का बाहर होने के कई कारण उन्होंने दिए थे, सांस्कृतिक और ट्रेड को भी लेकर, बहुत सारी इनकी जो पर्सनल समस्याएं थी उसको भी लेकर, और जो इनकी टेरिटरी है उसको भी लेकर काफी समस्याएं थी। तो अभी ये स्थिति फिर से मतलब वैसी की वैसी बनी हुई है, इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाए हैं ब्रेक्जिट पर। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 50 क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिटेन सरकार लिस्बन संधि के अनुच्छेद आर्टिकल 50 को आत्मनिर्णय के आधार पर लागू नहीं कर पाई है। किस संधि के? लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को आत्मनिर्णय के आधार पर लागू नहीं कर पाई है और यह मामला संसद में लाना पड़ा। आपको बता दें कि लिस्बन संधि अनुच्छेद 50 के तहत किसी सदस्य देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। तो मतलब यूरोपीय संघ से किसी देश को अगर अलग होना है तो उसके बारे में आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है लिस्बन संधि में। अर्थात लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 यूरोपीय संघ के मौजूदा सदस्यों को संघ छोड़ने का अधिकार देता है। संघ से बाहर निकलने की रूपरेखा
भी इसी अनुच्छेद के तहत निर्धारित की होती है। इसके अंतर्गत बाहर निकल रहे देशों को आपसी बातचीत कर सहमति के लिए 2 साल का समय मिलता है। आर्टिकल 50 लागू हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह केवल वापस तभी होगा जब सदस्य देश इसके लिए सहमत होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आर्टिकल 50 में। देखिए, जब मेंस आंसर राइटिंग होती है तो आप इस तरीके का अगर अपने आंसर में आर्टिकल्स को लेकर इस तरीके का आंसर राइटिंग करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रख के अगर लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ एग्जैक्टली है क्या, और यूरोपीय संघ के बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए, यूरोपीय संघ 28 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक पार्टनरशिप है। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ में 28 देश हैं जो एक संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि महाद्वीप के सभी देशों को आर्थिक रूप से एक साथ आए और एकजुट होकर व्यापार समूह का संगठन करें। इसी के मद्देनजर रखते हुए 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ और 2004 में यूरो करेंसी लॉन्च की गई। 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ और 2004 में यूरो करेंसी लॉन्च की गई। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। यूरोपीय संघ एकल बाजार सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात किसी भी तरह का सामना व्यक्ति और सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कभी भी आ जा सकते हैं, बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जो भी यूरोपीय लोग हैं, जो भी यूरोपीय संघ की कंट्रीज हैं, 28 जो कंट्रीज हैं, उनकी एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में बिना रोक टोक के जा सकते हैं, बस सकते हैं, किसी भी तरह की कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। ये यूरोपीय संघ का फायदा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, और प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।